दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ना कुछ कहानियां हैं जो बिल्कुल किसी तूफान की तरह आईं, सब कुछ बदला और चली गईं। तुगलक वंश की कहानी, हाँ, वो बिल्कुल वैसी ही है। सोचिए, जबरदस्त सोच, बहुत बड़े बड़े सपने और उतनी ही भयानक हकीकत। तो आज हम इसी वंश की बुलंदियों और इसकी गहरी खाइयों की दास्तान को थोड़ा और करीब से जानेंगे। और देखिए, इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक सवाल खड़ा है। एक ऐसा सवाल जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या तुगलक वंश, खासकर इसके सबसे मशहूर सुल्तान, क्या वो एक ऐसी असाधारण प्रतिभा थी जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच रही थी, या फिर ये बस एक ऐसे पागलपन की कहानी थी जिसने एक मजबूत सल्तनत को सीधा घुटनों पर ला दिया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी में पूरी तरह उतरने से पहले आइए फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं इस सफ़र के नक्शे पर। देखिए, 1320 में एक मजबूत शुरुआत होती है और 1414 आते आते एक दर्दनाक अंत हो जाता है। ये वो अहम पड़ाव हैं जो तुगलक वंश के पूरे उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। तो ठीक है, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तुगलक वंश की कहानी भी शुरू होती है इसके संस्थापक के साथ, एक ऐसा शासक जिसने, कह सकते हैं कि तूफान से पहले की शांति की तरह, एक स्थिर और मजबूत नींव रखी। इनका असल नाम था गाजी मलिक, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तख्त पर बैठे, और ये वाकई एक सुलझे हुए और दूरदर्शी शासक थे। सोचिए, उन्होंने एक बिखरती हुई सल्तनत में फिर से कानून का राज कायम किया, मंगोलों के जो हमले हो रहे थे उन पर लगाम कसी और किसानों की भलाई के लिए सिंचाई पर बहुत काम किया। अरे हाँ, दिल्ली का जो मशहूर तुगलकाबाद किला है ना, वो भी इन्होंने ही बनवाया। मतलब उन्होंने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी थी जिस पर एक शानदार इमारत खड़ी की जा सकती थी। लेकिन उस तैयार जमीन पर एक ऐसा सुल्तान आया जिसने कोई महल नहीं बनाया, बल्कि उसने पूरी सल्तनत को ही एक प्रयोगशाला बना दिया। एक ऐसी लैब जहां ऐसे ऐसे तजुर्बे हुए जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जी हाँ, अब कहानी में एंट्री होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। और इतिहास, जानते हैं, उन्हें बस एक लाइन में समेट देता है, सबसे प्रसिद्ध लेकिन सबसे विवादास्पद शासक। मतलब एक ऐसा बादशाह जिसकी सोच तो आसमान में थी, लेकिन शायद पैर जमीन पर नहीं थे। उनके पूरे शासनकाल को ना उनके 4 बड़े और दुस्साहसी प्रयोगों के लिए ही जाना जाता है। और ये सिर्फ नीतियां नहीं थीं, नहीं, ये 4 बहुत बड़े दांव थे। ऐसे दांव जो अगर कामयाब हो जाते तो सल्तनत की तस्वीर ही कुछ और होती। पर सवाल ये है, कैसा हुआ? तो पहला दांव, राजधानी ही बदल दो। सोचे, आइडिया तो कमाल का था कि दिल्ली की जगह दौलताबाद को राजधानी बनाते हैं, वहां से पूरे दक्षिण भारत पर बेहतर कंट्रोल रहेगा। लेकिन इसको लागू करने का तरीका वो विनाशकारी साबित हुआ। दिल्ली की पूरी आबादी को हुक्म मिला कि चलो दौलताबाद। जबरन हजारों लोग बेचारे रास्ते में ही दम तोड़ गए, और नतीजा, योजना पूरी तरह से फेल। सल्तनत को वापस दिल्ली लौटना पड़ा, लेकिन इसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकाकर। अच्छा, अब दूसरा दांव देखिए, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी। चांदी की कमी हो रही थी तो सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलवा दिए और कहा कि इनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। सच कहूं तो ये आइडिया अपने वक्त से सदियों आगे था। लेकिन एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी गलती हो गई। सुल्तान ने सिक्कों की ढलाई पर कोई सरकारी कंट्रोल ही नहीं रखा। फिर क्या था, हर घर एक टकसाल बन गया। लोगों ने धड़ल्ले से नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और सल्तनत की पूरी अर्थव्यवस्था रातों रात कबाड़ हो गई। और उनकी गलतियों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। सोचिए, गंगा यमुना का जो उपजाऊ इलाका है दोआब, वहां भयानक अकाल पड़ा हुआ था, और ठीक उसी वक्त वहां लगान बढ़ा दिया गया। अब इस बेतुके फैसले का नतीजा क्या होना था? किसानों ने बगावत कर दी और सल्तनत की जड़ें और भी ज्यादा खोखली हो गई। तो कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक की शख्सियत कुछ इस चार्ट की तरह थी। देखिए, वो एक पढ़े लिखे विद्वान थे, एक जबरदस्त महत्वाकांक्षी योजनाकार थे। लेकिन जब उन योजनाओं को लागू करने की बारी आती तो 50% नतीजा क्या होता था? खराब मैनेजमेंट और बेइंतहा सजा। मतलब उनकी प्रतिभा और उनकी नाकामी सच में एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। अब इस सारी उथल पुथल के बाद तख्त पर एक ऐसा सुल्तान बैठा जो मोहम्मद बिन तुगलक से एकदम उलट था, फिरोज शाह तुगलक।
उनका मकसद कोई नए प्रयोग करना नहीं था, बल्कि इस बिखरी हुई सल्तनत के जख्मों पर मरहम लगाना था। और मानना पड़ेगा, उन्होंने ये काम बखूबी किया। फिरोज शाह ने सल्तनत को फिर से जोड़ने पर ध्यान दिया। उन्होंने किसानों के लिए नहरों का पूरा जाल बिछवा दिया, नए नए शहर बसाए, अस्पताल और मदरसे खोले, जो मुश्किल टैक्स थे उन्हें हटा दिया, और तो और क्रूर सजाओं पर भी पाबंदी लगा दी। वो वाकई एक मरहम लगाने वाले शासक साबित हुए। उनके काम का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लग जाता है, 3। ये उन बड़े शहरों की संख्या है जिनकी बुनियाद उन्होंने रखी। फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर। ये शहर आज भी उनकी दूरदर्शी सोच की गवाही देते हैं। लेकिन अफसोस, फिरोज शाह जो ये शांति और स्थिरता लेकर आए थे, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। उनकी मौत के बाद सल्तनत एक बार फिर कमजोर पड़ने लगी, और अब हम कहानी के उस आखिरी दौर में पहुंच गए हैं जहां से पतन लगभग तय था। असल में पतन के बीज तो पहले ही बोए जा चुके थे। देखिए, फिरोज शाह के बाद जो भी गद्दी पर बैठा वो कमजोर साबित हुआ। दरबार में जो अमीर थे वो ज्यादा ताकतवर होने लगे और सल्तनत धीरे धीरे टूटने लगी। और हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के तजुर्बों ने अर्थव्यवस्था को जो गहरा जख्म दिया था ना, वो कभी पूरी तरह से भर ही नहीं पाया। और कहते हैं ना, जब घर कमजोर हो तो बाहरी हमलावर को मौका मिल ही जाता है। मध्य एशिया से एक ऐसा ही तूफान उठा जिसका नाम था तैमूर। वो एक बेहद बेरहम हमलावर था, जिसके रास्ते में जो भी आया बस तबाह हो गया। और फिर साल 1398 में तैमूर की फौज दिल्ली में घुस आई। उसने ऐसा कत्लेआम मचाया और दिल्ली को इस कदर लूटा कि कहते हैं कई दिनों तक शहर में बस मौत का सन्नाटा पसरा रहा। ये तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील थी। इस एक हमले ने दिल्ली सल्तनत की कमर ऐसी तोड़ी कि वो फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल ही नहीं कर सकी, और इसी के साथ तुगलक वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी के बाद तुगलक वंश ने इतिहास को विरासत में आखिर दिया क्या? क्या सिर्फ एक तबाही की दास्तान या कुछ और भी था? देखिए, उनकी विरासत दोहरी थी। एक तरफ प्रशासन में उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय सरकार, एक ताकतवर सेना और एक बहुत ही कुशल डाक व्यवस्था छोड़ी, जो आगे भी सल्तनत के काम आई। और दूसरी तरफ वास्तुकला में उन्होंने इमारतों को एक नई पहचान दी, विशाल, मजबूत और वो खास ढलान वाली दीवारें, जैसा कि तुगलकाबाद किले में आज भी देखा जा सकता है। और आखिर में हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या तुगलक वंश की कहानी सिर्फ एक चेतावनी है कि बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा का अंजाम बुरा भी हो सकता है, या फिर ये इतिहास का एक जरूरी अध्याय था जिसने अपनी गलतियों और अपनी कामयाबियों से आने वाले साम्राज्यों के लिए जाने अनजाने में एक रास्ता बनाया? शायद इसका जवाब हाँ और ना के बीच कहीं छिपा है।